नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो उत्पादन फलन में बात की थी उत्पादन फलन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं परिवर्ती अनुपात के नियमों की। परिवर्ती अनुपात के 3 नियम हैं, उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन समता नियम, उत्पादन ह्रास नियम। इन तीनों नियमों की आज हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो उत्पादन ह्रास नियम है उसकी जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों की विचारधारा है उसके अनुरूप हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम ग्राफ और तालिका की भी मदद लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक आपको ये पूरा जो टॉपिक है परिवर्ती अनुपात नियम का, ये पूरा का पूरा आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अनुरोध है कि जो लोग नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे हौसले को बढ़ाता है और मैं अपने वीडियोज़ और अच्छी तरह बना पाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं परिवर्ती अनुपात के नियम, यानी कि लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास उत्पादन एवं समय के साथ। उत्पादन प्रक्रिया के अनुरूप समय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल वह समय है जिसमें हम या कोई भी फर्म अपने सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में उस छोटे से समय में जिन साधनों में परिवर्तन नहीं हो सकता उनको हम कह देते हैं स्थिर साधन, जैसे कि मकान। और उस छोटे से समय में जिन साधनों में परिवर्तन हो जाता है उनको हम कहते हैं परिवर्तनशील साधन। उदाहरण के लिए बिजली की खपत। दूसरा समय है दीर्घकाल, जो कि एक लंबा समय होता है। लंबे समय के चलते हम या कोई भी फर्म अपने सभी साधनों में, सभी मात्राओं में, सभी अनुपातों में परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी स्थिर साधन नहीं होता, केवल परिवर्तनशील साधन ही होते हैं। आइए अब आगे बढ़ रहे हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अल्पकाल में फर्म द्वारा उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने पर उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को परिवर्तनशील अनुपात के नियम यानी कि लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। यानी जितने भी साधन थे उन सभी साधनों में से हमने अन्य को तो स्थिर रख दिया, लेकिन केवल एक साधन को हमने परिवर्तित कर रहे हैं और उसके परिवर्तन से होने वाले जो उत्पादन की मात्रा में प्रभाव है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इस आधार पर 3 उत्पत्ति के नियम है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम की, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसको हम साधन के बढ़ते प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम एक साधन के अनुपात को बढ़ाते हैं और उससे हम देखते हैं कि जब हम इनको बढ़ा रहे हैं तो एक सीमा तक उस कारक की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए हमने 1 से लेकर 3 तक इकाइयों को बढ़ाते रहे और उससे सीमांत उत्पादकता में लगातार वृद्धि होती जा रही है। पहले 2 की वृद्धि हुई, 4 और 2 6, और फिर 3 की वृद्धि हो गई, 6 3 9, यानी सीमांत उत्पादकता बढ़ रही है और बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा नियम है उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसे हम साधन के स्थिर प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जब हम कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। पिछली बार बढ़ती हुई दर से वृद्धि हो रही थी, यहाँ देखिए पहली इकाई से 20 सीमांत उत्पादन मिला, 2 इकाई लगा, दूसरी इकाई लगा दी, जब 2 इकाइयां काम कर रही हैं तब भी सीमांत उत्पादन 20 है, जब 3 इकाइयां काम कर रही हैं तब भी उत्पादन 20 है, यानी सीमांत उत्पादकता समान रहती है। तीसरा नियम है उत्पत्ति ह्रास नियम, डिमिनिशिंग रिटर्न। इसको हम साधन के घटते प्रतिफल यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। और इसमें जो होता है, जैसे जैसे हम सीमांत उत्पाद जो है उसको देखते हैं तो जैसे जैसे हम उत्पादन की, यहाँ पर देखिए तालिका में दिया हुआ है, 1 से लेकर 3 तक इकाइयों को बढ़ाते जा रहे हैं तो सीमांत उत्पादकता उसकी लगातार घटती जा रही है। पहली बार में 2 घटी और दूसरी बार में 5 घट गई। तो ये था सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक जो दृष्टिकोण है, हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो इस उत्पत्ति ह्रास नियम को ही एकमात्र नियम मानते हैं। बाकी जो 2 नियम हमने पढ़े थे, उत्पादन वृद्धि नियम
और उत्पादन समता नियम, इनको कहते हैं कि ये अस्थायी अवस्थाएं हैं और बाद में उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू होना है। प्रोफेसर बैनम ने लिखा है कि उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पाद घटता जाता है। एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज इंक्रीज्ड आफ्टर अ पॉइंट द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर विल डिमिनिश। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाते हैं तो पहले दो अवस्थाएं जरूर आ सकती हैं अस्थायी, लेकिन अंत में ये सीमांत उत्पाद जो है ये घटना ही घटना। इस नियम के डिटेल में समझने से पहले इसकी कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम मान लेते हैं। जम्पसन्स ऑफ लॉ। पहला है कि जो उत्पत्ति का साधन है उसमें केवल एक साधन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो परिवर्तनशील है और इसे छोड़ के अन्य सभी स्थिर है। ये जो परिवर्तनशील साधन है इसकी समस्त इकाइयां समरूप हैं, यानी कि एक जैसी हैं। तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि तकनीकी बदलते ही हमारा सारी प्रक्रिया बदल जाती है। हमारे जो स्थिर साधन है ये सीमित हैं, ये तो मूल बात है कि सभी साधन सीमित हैं। साधन अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब है कि इसको हम और छोटी इकाइयों में नहीं बांट सकते। अब इसको एक तालिका की मदद से देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये तालिका में उत्पादन के जो साधन जिसकी हम बात कर रहे हैं परिवर्तनशील साधन, उसकी इकाइयां दी हुई हैं 1 से लेकर 7 तक। और इस पूरी प्रक्रिया को इस पूरी प्रक्रिया को हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री, 3 अवस्थाओं में बांट देते हैं। यहाँ लिखिए देखिए, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था वो है जब लगातार सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद एवरी यूज ऑफ साधन जो हम यूज कर रहे हैं उसकी हर इकाई के साथ बढ़ रहा। ठीक है, ये 10 से 14 व 14 से 16 हुआ। यहां पर फिर एक मोड़ का बिंदु आ जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट के बाद अभी तक हमारा टीपी बढ़ रहा था, इसके बाद टीपी भी बढ़ता है लेकिन टीपी के बढ़ने की दर घट जाती है। आगे हम अब चौथी इकाई का उत्पादन करते हैं, तो चौथी इकाई जैसे हम लगाते हैं उत्पादन में उसके साथ ही क्या होता है कि हमारी सीमांत उत्पादकता घट जाती, 16 से 10 आती। तो ये दूसरी अवस्था आ गई जब सीमांत उत्पादकता घटने लगती। फिर 10 से 16 आ गई, 16 से 0 आ गई, तो ये सेकंड स्टेज 0 तक चलती है। उसके बाद फिर हम जैसी अगली इकाई का प्रयोग करते हैं साधन का, तो वैसे ही हमारा जो सीमांत उत्पादकता है ये माइनस में चली जाती है। ये तीसरी अवस्था आ गई। ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जब सीमांत उत्पादकता बढ़ रही है, धनात्मक है। दूसरी अवस्था जब सीमांत उत्पादकता बढ़ तो रही है लेकिन उसकी दर घटती जा रही है, और लेकिन वो माइनस में नहीं है, प्लस में है। और तीसरी स्टेज जब वो 0 से भी नीचे चली गई और माइनस में आ गई। ठीक है, इसको ग्राफ की मदद से देखते हैं। देखिए ग्राफ मैंने बनाया, पहले टीपी की बात करते हैं। टीपी मैंने कहा कि शुरू में बढ़ता 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 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक तेजी से बढ़ता है, उसके बाद फिर इसके बढ़ने की गति धीरे हो जाती है और एक अधिकतम बिंदु तक जाता है और फिर ये जो है घटना शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं एपी, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की। यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ज्यादा होता है ना, ज्यादा दिख रहा है, और एक अधिकतम पॉइंट पर जाता है। जिस पॉइंट पे एमपी अधिक है उसी पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। और फिर धीरे इसके बाद से दोनों घटने शुरू हो मार्जिनल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है और घटते घटते ये एवरेज प्रोडक्ट से भी नीचे चला जाता है। जिस पॉइंट पर ये एवरेज प्रोडक्ट से नीचे चला जाता है, इसी पॉइंट पर आपका जो है फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है। अब शुरू हो गई सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये बढ़ता जाता है, घटता जाता है, घटते 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 ये हो जाता है 0 पे। इट गोज 0, और जहां पे ये 0 होता है एट द सेम टाइम द टीपी रीचेस टू द हाईएस्ट पॉइंट। सीमांत उत्पाद 0 हो गया, टीपी हाईएस्ट हो गया। एपी का आपको ध्यान रखना, इट नेवर गोज 0, ये कभी 0 नहीं होता, ये एक्स को नहीं छूता। तो ये सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई। अब थर्ड स्टेज जब आती है तो थर्ड स्टेज में ये जो हमारा एमपी है ये नेगेटिव हो जाता है और ये एक्स से नीचे
चला जाता है, इसके नीचे जाते ही टीपी भी नीचे को जाना शुरू हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। मेरे को लगता है कि मैंने जो समझाया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको कहीं परेशानी आ रही तो इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके पॉज कर करके समझिए ग्राफ को और टेबल्स को, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा टारगेट अब इस बार 100 सब्सक्राइबर्स का है, तो कोशिश कीजिएगा और सब्सक्राइबर मिलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें।